नमस्कार दर्शकों, नमस्कार। स्वागत है आपका डिवाइन स्पीक्स में। आज डिवाइन स्पीक्स में हमारे साथ है मुंबई के वेल नोन एडवोकेट श्री अमोल सूत्राले जी, जो फैमिली कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं और ये लिविंग यूनाइटेडली ट्रस्ट भी चलाते हैं। काफ़ी नॉलेज है इनके पास, तो आज हम भी कुछ लाभ लेंगे। कुछ क्वेश्चंस मुझे काफ़ी मैं उलझ रही थी, तो मैं चाहती थी कि इनसे पूछूं, तो आज मुझे मौका मिल गया, तो शुरू करते हैं। अमोल जी, हाँ जी। 80 से 85% क्वेश्चंस एज एन एस्ट्रोलॉजर जो मेरे पास आते हैं ना, वो रिलेशनशिप से जुड़े हैं, एंड उसमें भी मोस्ट ऑफ देम ब्रेकअप। ओके। इतना फास्ट और इंस्टेंट ब्रेकअप होता है, तो इतने सारे इस फ्रीक्वेंसी में मैं एक क्वेश्चन देखकर काफ़ी कंफ्यूज हो गई कि इतने ब्रेकअप्स क्यों हो रहे हैं। तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस पर कुछ प्रकाश डाल सकते हैं? हाँ जी। अभी मैं तो प्रैक्टिस ही करता हूँ फैमिली कोर्ट में, तो डिवोर्स केसेस अभी लास्ट 24 ईयर्स से मैं हैंडल कर रहा हूँ। 24 ईयर्स। और जो मैं देख रहा हूँ अभी पिछले 10 साल में जो हमारे भारत में चेंजेस आए हैं, तो वो चेंजेस क्यों आए हैं और उसमें भारतीय लॉज क्या कहते हैं, कानून ने उसमें क्या क्या अपनी विशेषताएं बताई हैं। लोगों के हेल्प के लिए कानून बनते हैं, तो उन्होंने जो लॉ मेकर्स हैं या हमारे माननीय न्यायालय हैं, तो उन्होंने अपने विषय में क्या क्या बातें रखी हैं वो मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा। पहले तो पिछले 10 साल में मैं देख रहा हूँ कि द नंबर ऑफ केसेस दैट आर बीइंग फाइल्ड हैव इंक्रीज्ड ऑलमोस्ट 5-fold। 5 times मेरे को इंक्रीज दिख रहा है कि एक ज़माने में जहाँ फैमिली कोर्ट में पूरे साल में 2000 केसेस फाइल होते थे, अभी 10-10 हज़ार केस फाइल हो रहे हैं एक साल में। एक साल में 10? एक कोर्ट में। एक कोर्ट में? हाँ। ओके। तो ऐसी परिस्थिति में पूरे बॉम्बे के लिए एक ही फैमिली कोर्ट बनाया गया था पहले। अब वो कम पड़ रहा है क्योंकि जजेस हैं वहाँ पे 7 जजेस हैं। इतने केसेस हैंडल करने के लिए उनको भी फिजिकल क्षमता होनी चाहिए जजेस को कि भाई हाँ हम एक साथ इतने केसेस हैंडल करें। तो मुझे तो फिजिकली पॉसिबल नहीं लग रहा है कि जज के पास डेली वहाँ पे लगभग 60, 70, 80 कभी कभी 100 केसेस होते हैं पर डे। तो इट इज़ नॉट फिजिकली पॉसिबल टू हैंडल सो मेनी केसेस। और लिटिगेंट्स को बहुत तकलीफें होती है, वो अलग। आपका सवाल ये था कि आपके यहाँ जो जातक आते हैं ज्योतिष के लेके, और जो आपसे सवाल पूछते हैं कि भाई ये समझ में अचानक इतना रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, वो आपका सवाल है। तो उसका जवाब मेरे पास 2-fold है। एक तो क्या भारत में जो लॉज बने हैं मैरिज लॉज, क्या वो मैरिज लॉज ऐसे हैं कि जो फैमिली को संगठित रखते हैं या विघटित करते हैं? और इसका जवाब आपको जो लेजिस्लेटर्स हैं इन फैमिली लॉज के और माननीय न्यायालयों से पूछना चाहिए कि क्या एनी लॉ इन दिस वर्ल्ड और स्पेशली इन भारत, कैन एनी लॉ बी सच दैट डिवाइड्स द फैमिली? वुड द पर्पस ऑफ मेकिंग एनी लॉ बी टू डिवाइड द फैमिली? मेरे हिसाब से नहीं। पर्पस ऑफ एनी लॉ इन भारत वुड ऑलवेज बी टू यूनाइट फैमिली। अब फैमिली यूनिटी के लिए अगर कोई लॉ बना है तो वो विघटित कैसे हुआ? लॉज के मिसयूज के वजह से फैमिलीज विघटित हो रहे हैं। उसका कारण सिंपल है कि पहले जो महिलाएं होती थी जिनको लगता था कि नहीं हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, तो अपने फैमिली के लोगों से बात करते थे, समाज के बड़े से बात करते थे, और वहीं के वहीं वो विषय ख़त्म हो जाता था तुरंत। अभी क्या हो रहा है कि न हस्बैंड को समाज का डर है, न वाइफ को समाज का डर है, वो दोनों एक दूसरे को कानून का डर दिखाने में लगे पड़े हैं। अब कानून का सबसे बड़ा डर इन दोनों को पता नहीं है, वो डर है देरी। दोनों को ये मालूम नहीं कि हम न्यायालय में गए तो तुरंत हमको तो न्याय मिलेगा नहीं। आप केस फाइल करोगे, वो केस फाइल करके उसको नंबर गिरेगा, नंबर गिर के आपको पूरा प्रोसेस बता दूँगा। आपकी फर्स्ट हियरिंग होगी,
फिर मैरिज काउंसलिंग को भेजते हैं। फिर उसके बाद आपको अगर मैरिज काउंसलिंग में समाधान नहीं हुआ तो आप जवाब फाइल करो। जवाब फाइल करने के बाद आगे आपका केस चलाओ, उसमें एविडेंस आप लाओ, सब लाओ, आपको हर चीज़ धीरे धीरे आपको वहाँ मिलती है। तो तुरंत न्याय मिलना, और फैमिली जो ऐसी चीज़ है जो डेली बेसिस पे रनिंग है। अभी समझो कोई दुकान है जो डेली चल रही है, समझो किराने की दुकान है। अगर किराने के दुकान वाला बोल दिया है उसने तो भाई मेरे पास अभी 10 महीना आटा नहीं आएगा बेचने को, या गेहूँ में नहीं रखूँगा, या चावल में 10 महीना नहीं रखूँगा, तो उसके आजू बाजू वाले पर सब परेशान हो जाएंगे। उनको डेली आटा, दाल, चावल, बिस्किट, है ना, तेल, ये सारी चीज़ें डेली चाहिए। तो ऐसे फैमिली जो यूनिट है वो एक ऐसा यूनिट है जो डेली रनिंग बेसिस पे है। आज किसी एक जन का परिवार में अगर तबीयत खराब हो जाता है तो पूरे सबको उसका बहुत भयानक इफेक्ट ध्यान में आता है। तो ऐसे परिस्थिति में अगर कोई व्यक्ति कोर्ट जाता है तो उसको कोर्ट से तुरंत न्याय मिलना आज के परिप्रेक्ष्य में मुझे तो लगता है कि बहुत ही डिफिकल्ट है। ऐसा होते हुए भी लोग अभी कोर्ट का, न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। तो अभी जो लॉज बने हैं इनको हैंडल करने के लिए आप देखो 90% वुमन लॉज हैं। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आप ले लो, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट आप ले लो, 125 CRP से ले लो, जो अभी क्रिमिनल प्रोविजन है IPC का 498 आप ले लीजिए, यानी टोटल लॉज ही बने लेडीज़ के लिए। अब ऐसे इसमें लेडीज़ जाते हैं तो उनको देरी क्यों होती है कोर्ट में? क्योंकि प्रोसीजर फॉलो करना होता है कोर्ट का, और उसके बीच में क्या होता है, जो रिलेशनशिप है फैमिली का वो ख़त्म हो जाता है। हस्बैंड देखता है कि भाई मैं 10 दिन रुकूँ, 15 दिन रुकूँ, 1 महीना रुकूँ, मेरी वाइफ ये सब आरोप पीछे लेके आ जाए मेरे पास रहने, वो होता नहीं। 1 महीना 2 महीना तो केस की तारीख लगने में लग जाता है। फिर डिसइंटरेस्ट स्टार्ट होता है, हस्बैंड और वाइफ के बीच के रिलेशनशिप में डिसइंटरेस्ट। अभी हम महीना अलग रह चुके हैं तो हम 2 महीना और रहेंगे। फिर 2 महीने के बाद तारीख आती है पहली, उसकी तारीख गिरती है 4 महीने आगे की, यानी टोटल हो गए 6 महीना। तो 6 महीना तो हम अलग रह लिए, हमारा कुछ बाल बाका नहीं हुआ। तो वैसे करते करते डेट पे डेट 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, रिलेशनशिप इज गॉन। जो पर्पस था कानून का, हाँ, जो कानून का पर्पस था लॉ बनाने का कि भाई हाँ ये इसमें ये इनको ये सहायता हो, वो तो पर्पस पूरा हो ही नहीं रहा है। तो ऐसे परिस्थिति में द मेन कॉज फॉर फैमिली डिस्प्यूट इज, आई अकॉर्डिंग टू मी, इज imbalance of the laws and also misuse of laws and non-implementation of laws. आज जजेस को हम कैसे क्या कुछ दोष दे सकते हैं? उनके पास इतने केसेस हैं, हजारों से केसेस हैं, वो एक केस को औसतन अगर 10 मिनट 15 मिनट भी सुने, और वो भी इंसान है जजेस। आप जजेस का आप सिचुएशन देखो, वो सुबह से बैठते हैं बेचारे, शाम तक के बैठे रहते हैं वहाँ पे, एक लंच ब्रेक होता है। फैमिली कोर्ट में तो ऐसी हालत है ख़राब जजेस की, मेरे को कभी कभी विचार आता है कि भाई खाना कितने समय में खाते होंगे। खाना खाते तुरंत बैठ जाते हैं, फिर से वही पूरा दिन भर वही सुनो पब्लिक का, और फिर उसमें भी उनको कुछ समय मिलता है कि न्याय भी दो, और जजमेंट्स का सिस्टम भी है लेंदी। तो फैमिली डिस्प्यूट्स के लिए क्या भारत में ब्रिटिश आने के पहले फैमिली डिस्प्यूट्स नहीं होते थे? होते होंगे। तो क्या उस ज़माने में जहाँ पे हिंदू लॉज ही नहीं थे तो क्या डिस्प्यूट्स हल नहीं होते थे? डेफिनेटली होते होंगे। तो पहले क्या होता था, हर विलेज में, हर गांव में धर्माधिकारी होते थे। धर्माधिकारी, तो धर्माधिकारी जो है वो बैठ के बातों को समझ के पूरा अपने धर्म के हिसाब से, जो जिसका कोई भी धर्म है, कोई हिंदू है, कोई ईसाई है, कोई मुस्लिम है, तो उनके अपने अपने धर्मगुरु जो है वो बात बैठ के सामने सामने कि भाई देखो ये तुम्हारा हस्बैंड वाइफ का मामला है और ये तुम्हारा डेली लाइफ का विषय है ना, आज तुम ये ख़त्म नहीं करोगे विषय तो कल तुम्हारा घर गृहस्थी कैसे चलेगा? तो तुम आज क्या है इसका समाधान करो, है ना, इसको ले दे के रफा दफा करो, बात खत्म करो इसको, और दोनों पे बंधन डालते हुए दोनों को
सीख भी देते थे कि कैसे जीना है, उनको एज ए मैरिड हस्बैंड वाइफ कपल कैसे रहना है, उसकी सीख देते थे। आज की तारीख में अगर जज ने ऐसी सीख दी जो बहुत सारे जजेस देते भी हैं, तो लोग उनका सुनते नहीं हैं। तो ये तो जज है, इनका काम है हमको न्याय देना, इनका काम नहीं है हमको धर्म पे चर्चा करना, हमको क्या अच्छा है क्या बुरा है वो समझाना, वो उनका काम नहीं है। वो न्याय की अपेक्षा करते हैं कि मुझे मेरा अधिकार मिले और इसको दंड मिले मेरे हस्बैंड को, और हस्बैंड भी ये सोचता है कि मेरे बीवी को कोई इसमें इंसाफ नहीं मिले, कुछ नहीं मिले, इसके इस गलती थी। तो ये बोलते हैं ना, वो दो मुल्ला जी थे, वो पहले आप ट्रेन में घुसने के चक्कर में वो ट्रेन छूट जाती है। तो ये बहुत से आज जो लिटिगेंट्स है उनका ट्रेन छूट रहा है, और कौन सी ट्रेन छूट रही है? लाइफ की ट्रेन छूट रही है। That is very dangerous. So what is the solution to this? What can be done? Solution is multifold and very simple, in my opinion. Solution इस चीज़ का एक ही है कि आज के जो ये सारे लॉज बने हैं, स्पेशली हिंदू मैरिज एक्ट जो बना है, वो हिंदू मैरिज एक्ट किस हिंदू ने बनाया? कोई हिंदू होगा ना हिंदू मैरिज एक्ट बनाने वाला। तो इस बारे में सोचना पड़ेगा कि भाई क्या हिंदू सनातन धर्म में आज से 100 साल पहले ऐसा कोई प्रोविजन था कि कोई एक कानूनी हिंदू उसको गवर्न करे? मुझे तो नहीं लगता है ना। और अचानक 100 साल पहले क्या जरूरत आन पड़ी कि भाई नहीं अभी हम हिंदूज को इस कानून से गवर्न करेंगे, और वो कानून आने के बाद हिंदू लोगों का कौन सा बहुत बड़ा भला हो गया? ये सोचने की बात है। आज इतने लाखों करोड़ों केसेस पेंडिंग है कोर्ट में, वो सभी के सभी फैमिलीज डिस्टर्ब्ड है। ये हिंदू लॉज जिन्होंने भी बनाए हैं, क्या इन्होंने ये सोचा था कि भाई हिंदुओं की लाइफ हम आसान करेंगे? Nothing has worked out. क्या उनका विचार ये था कि हिंदुओं के लिए हम ऐसे कानून बनाए कि भाई जिनसे उनके अंदर प्यार मोहब्बत और इंसानियत रहे, या ये विचार था कि भाई इन सबको कोर्ट में डाल के तारीख पे तारीख में लगा दें? Exactly. ये सोचने की बात है। ये बहुत बड़ा विषय है। You have drawn my attention towards this point. Nobody has thought about this. Who designed the Hindu laws for Hindus? Because from so many years we have been seeing that once they enter the court, it is never ending. Never ending also, but also say suppose one party wins, the other party goes in the High Court in appeal. From the appeal in High Court, they go appeal in the Supreme Court. Then Supreme Court gives a finding which is applicable all over India. My concern is very simple. Who designed these Hindu laws for Hindus? Was it some very great Hindu saint? क्या बहुत कोई बड़े विद्वान थे हिंदू धर्म के कि भाई इन्होंने? अच्छा मेरे को ये बताइए कि हिंदू लॉज बनने के पहले हिंदू लॉज में सडनली डिवोर्स शब्द कहाँ से आ गया? कहाँ से आया डिवोर्स शब्द? जब हिंदू धर्म में सनातन धर्म में डिवोर्स की कोई परिभाषा ही नहीं है, देयर इज नो सिनोनिम फॉर द वर्ड डिवोर्स। तलाक जो है वो उर्दू वर्ड है, हिंदी वर्ड भी नहीं है तलाक। डिवोर्स 100% क्रिश्चियन वर्ड है। Right. तो फिर हिंदूज में डिवोर्स शब्द का पर्यायवाचक दूसरा शब्द कौन सा है? कुछ है ही नहीं, क्योंकि हिंदू लोग कभी डिवोर्स लेते ही नहीं थे। अब 1955 का एक्ट है हिंदू मैरिज एक्ट 1955। अब 55 के पहले डिवोर्स का प्रोविजन था क्या? अच्छा होगा भी, चलो मैं मानता हूँ होगा भी कुछ ना कुछ। Like mutual पंचायत and all. क्या कोई ऐसा एक्ट था जो बोलता था कि नहीं भाई हिंदुइज्म में डिवोर्स अलाउड है? मुझे तो नहीं लगता हिंदुइज्म में कहीं डिवोर्स कभी भी कोई विषय ही था किसी भी प्रकार में। तो सडनली ये डिवोर्स विषय कहाँ से आ गया? ठीक है, फिर दूसरा एक विषय है हिंदू लॉज में जिसको बाइगमी लॉज भी बोलते हैं, जो आईपीसी में आता है सेक्शन बाइगमी का। तो क्या एक हिंदू आदमी अपने जीते जी सिर्फ एक ही शादी कर सकता है? अच्छी बात है एक शादी करना, लेकिन क्या ऐसा कोई कानून था उसके ऊपर हिंदू पे कि वो एक आदमी जो है अपने लाइफ में एक ही पत्नी रखे, दूसरी पत्नी नहीं लाए?
है ना। एक तो सनातनी क्या कहते हैं कि ये मेरी धर्म पत्नी है, तो धर्म को मेरे साथ धर्म को पालने के लिए, धर्म का अच्छा काम करने के लिए, धार्मिक काम में मुझे मदद हो उसके लिए मैं मेरी धर्म पत्नी मैंने ब्याही है। तो क्या ऐसे परिस्थिति में धर्म पत्नी एक ही हो सकती है कानून से? आज के कानून कहता है कि आप एक ही शादी कर सकते हो, दूसरी करोगे तो आप गलत है, आपके ऊपर जेल होगी, ये होगी, वो होगा। कब से हिंदुओं को एक शादी का था? भगवान श्री राम ने एक शादी की, इसके लिए आप सब हिंदू अभी एक ही शादी करोगे? सबके पास क्या है? राम भगवान श्री राम का क्वालिटीज हैं सब में? नहीं है। भगवान श्री राम के जो पिताजी थे उन्होंने कितनी शादियाँ की थी? राजा दशरथ थे। अगर राजा दशरथ की पत्नियां होती नहीं तो रामायण भी शायद नहीं होता। दैट इज अ प्रमाण। व्हाट राम डिड, राम वाज अ अवतार। नो ह्यूमन कैन एक्ट लाइक ए अवतार, है ना। तो कल तो आप ये भी बोलोगे भगवान श्री राम ने एक बाण चलाया था, वो कोई पर्वत पे जाके गिरा, तो हर हिंदू को ऐसा बाण मारने की कला आनी चाहिए, ठीक है। पॉसिबल है क्या ह्यूमनली? नहीं। उन्होंने इतने इतने राक्षसों को मारा, तो हर हिंदू को इतने राक्षसों को मारने की ताकत होनी चाहिए। इज इट पॉसिबल? नो। नहीं। तो अर्लियर पीपल यूज्ड टू मैरी नॉट फॉर फन। हिंदूज यूज्ड टू मैरी 2 वाइफ्स 3 वाइफ्स, एक बाय एक, समझो एक पत्नी है, उससे कोई बच्चा नहीं हुआ फॉर व्हाटएवर रीजन, या उसकी तबीयत खराब है, या वो घर नहीं संभाल सकती वो औरत, वो लेडी, तो हिंदू क्या करता था कि चलो लेट अस फाइंड अनदर वाइफ हु विल टेक केयर ऑफ माय होम, हु विल गिव मी चिल्ड्रन, प्रोजेनी। द होल पर्पस ऑफ हिंदू मैरिज वाज प्रोजेनी, कि आने वाली पीढ़ी संतान के साथ पैदा हो, जिसको ये जाने वाली पीढ़ी जो है अपने पूरे लाइफ की मेहनत को धरोहर उनको हैंड ओवर करके जाए। उसका पर्पस होता था ना मैरिज का पहले। तो अभी सडनली क्या हो गया, पर्पस ऑफ मैरिज ही बदल गया। ये हिंदू मैरिज एक्ट जो डाल दिया उसमें पर्पस ऑफ मैरिज ही खत्म हो गया। इफ हस्बैंड मैरिज द वाइफ, he is liable to do this, he is liable to do that, and what is the wife liable to do? What are the duties of the wife? Which act will explain that? No act is explaining it. Then how a one-sided law, lopsided law can become actually proper progressive law? ये एक सवाल है मेरे मन में। तो सभी व्यूअर्स को, मुद्दे की बात की आपने। हाँ, सभी व्यूअर्स को एक चिंतन का विषय है कि भाई आप चिंतन करो इसका और विचार करो कि हिंदू लॉज किसने बनाए, क्या वो हिंदूज के लिए बनाए? क्या हिंदू लॉज ऐसे होंगे कि जिसमें एक औरत को, एक लेडीज को, स्त्री को बहुत ज़्यादा फ्रीडम दे दिया जाए? सुप्रीम कोर्ट तो अभी ये भी कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, कि भाई एक वुमन का शरीर, हिंदू मैरिड वुमन का शरीर उसका खुद का है, उसके हस्बैंड की उसके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं है। दैट इज, आई थिंक, समथिंग दैट इज टू बी अंडरस्टूड वेरी डीपली। अगर ऐसा है तो फिर मैरिज ही कोई क्यों करेगा? मेरी बीवी, कोई हिंदू ऐसा सोचेगा कि मेरी बीवी का शरीर पे मेरा ही कोई कंट्रोल नहीं है और वो शरीर उसका है, और ठीक है, शरीर भी उसका है, आत्मा भी उसकी है, उसका सोल भी उसका है, सब है, लेकिन उसका कंट्रोल वो हस्बैंड का जरा भी नहीं है उस पर, तो फिर शादी क्यों करोगे? व्हाई विल यू मैरी? दर्शकों, इससे बहुत गंभीर विषय है, मुझे भी सुनकर मेरे सोच में पड़ गई। आप इस मुद्दे पर ज़रूर सोचना, और आपको क्या लगता है वो कमेंट में ज़रूर देना। हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे, डिस्कस करेंगे। ये सामाजिक बहुत ही डीप प्रश्न है ये सारे, और अगर इसका अभी जवाब नहीं मिला तो आप देखो कि आज पूरे वर्ल्ड में जो लोगों की मानसिक परिस्थिति है वो इतनी ज़्यादा खराब है, इतने ज़्यादा टेंस्ड है लोग, इंट्रापर्सनल रिलेशनशिप खत्म हो I get all the questions like that nobody is happy, they are facing anxiety, depression, all this. And the young generation Z, they have no clue of what is happening around them. They are busy in their merrymaking, they are busy in their life, they are not bothered what laws are governing us.
हमारा इस पे आने वाले कुछ सालों में हमारा भी शादी होगा, उसका हमारे लाइफ पे क्या इम्पैक्ट होगा, हमारे घर के पेरेंट्स का क्या होगा, है ना। आज कोई भी पत्नी आती है घर में, उसको अपने सास ससुर के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव नहीं होता है, रिस्पेक्ट तो दूर की बात है। तो एवरीथिंग इज चेंजिंग है, ये कलयुग का भी थोड़ा प्रभाव है। हाँ, वो आप जाने, आप एस्ट्रोलॉजर हैं, कलयुग का इफेक्ट क्या है इसके ऊपर आप जरा कभी आप एक विवेचन आपका अभी देना। मैं एक और लीगल क्वेश्चन आपसे, कैन वी डिमांड फॉर अ टोटल चेंज इन द लॉ इन डेमोक्रेसी? Yes, see, we are a democratic nation and it is the democracy is on the mandate of the people. तो जो हमारे लेजिस्लेटिव रिप्रेजेंटेटिव्स है, अगर हम उनसे ये सवाल पूछें जाके या उनको लिखें कि भाई ये कैसे लॉज आपने बनाए हैं, ये आप हिंदू लॉज बोल रहे हो, तो हिंदुइज्म में तो डिवोर्स है नहीं, आपने डिवोर्स डाल दिया हमारे पे। हिंदू में बाइगमी का कोई सवाल नहीं था पहले, एक आदमी 2-3 शादी आराम से कर सकता था, वो भी आपने हमारे सर पे डाल दिया, है ना। फिर ये हिंदू लॉज हुए कैसे? ये तो क्रिश्चियन लॉज हो गए विच आर गिफ्ट रैप्ड। ओके। तो क्रिश्चियन लॉज विच सेज डिवोर्स, क्रिश्चियन लॉज सेज यू कैन नॉट मैरी मोर देन वन वाइफ। So these are Christian laws which are gift wrapped, chocolate wrapped and given as Hindu laws. ब्राइट रैपर। हाँ, भाई ये रैपिंग करके आपको दे दिया, रैपिंग पेपर मार के। अब कोई हिंदू वो रैपर को खोल के देख ही नहीं रहा है अंदर कि भाई इसके अंदर ये तो क्रिश्चियन लॉज हैं। ऐसे तो हमने एक विषय पर बात की, लेकिन ऐसे तो कितने लॉस है जिसमें हम पिस रहे हैं, घुट रहे हैं। तो इस पर सोचना चाहिए कि जब जब नए कानून आते हैं, और इवन पुराने कानून को खोलकर देखना चाहिए कि इसमें क्या है, हमारे फ़ायदे क्या है और इसमें हम क्या बदलाव कर सकते हैं। तो आज एक बहुत अच्छा दिन है, आप मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। बताइए। आज रक्षाबंधन है ना। रक्षाबंधन के जैसे सिचुएशन में जो भाई बहन के जो रिश्ते हैं हिंदू धर्म में, आपको शायद पता नहीं है कि एक और लॉ है हिंदू लॉ जिसको हिंदू सक्सेशन एक्ट कहते हैं। अब हिंदू सक्सेशन एक्ट में 2005 में इन्होंने कुछ संशोधन कर दिया, और संशोधन करके जो पारिवारिक पारंपरिक परिस्थिति थी हमारे हिंदू धर्म में, उसमें बदलाव कर दिया कि बेटियों को अभी पिता के प्रॉपर्टी में समान हक दे दिया, कोपार्सनरी राइट दिया। अब कोपार्सनरी शब्द का ही मतलब ये है कि कोपार्सनर वो है जो एक परिवार को चलाए, जो परिवार को पैट्रियार्कल फैमिली को आगे ले जाए, लिनिएज को आगे ले जाए। अब जो मैरिड डॉटर्स होती हैं इसका बहुत भयानक दुरुपयोग कर रही हैं। मैं अनमैरिड डॉटर्स की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, उनको तो हक है। जो मैरिड डॉटर्स हैं तो उन्होंने क्या, मैरिज के समय माता पिता ने उनको दहेज में जो देना था बहुत सारा सामान दिया, उनको अपना जो शेयर है वो भी दिया, बच्ची का कन्यादान किया। अभी कन्यादान का जो सिस्टम है वो ये हिंदू सक्सेशन एक्ट समझ नहीं पा रहा है। कन्यादान का मतलब क्या होता है कि इट्स ए गिफ्ट दान, इट इज ए गिफ्ट विच इज गिवन दैट ऑफ द कन्या। और एक बार पिता ने कन्या का दान दूसरे गोत्र में दे दिया तो वो गिफ्ट वापस नहीं लिया जाता और वो अपने हस्बैंड के गोत्र की हो जाती है। तो एक बार जो हस्बैंड के गोत्र की हो गई तो नेचुरल बात है उसका अपने पिता के गोत्र से और उसके फैमिली से टाइज कट जाते हैं, फिर हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कभी कभी अभी क्या देखा जा रहा है कि भाई जो बहनें बहुत ज़्यादा पैसे वाली होती हैं, वो पैसे वाली बहनें अपने भाइयों के ऊपर केस कर देती है कि मुझे हमारे पिता के प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए। और इस वजह से आप अगर हाईकोर्ट में देखो, बॉम्बे हाईकोर्ट में, तो देयर आर थाउजेंड्स ऑफ केसेस पेंडिंग। यानी हिंदू लॉज ने भाई बहन के जैसे पवित्र रिश्ते को भी ख़त्म कर दिया है। बहुत सी बहनें ऐसी हैं जो रक्षाबंधन पे भाई को जाके राखी नहीं बांधती, क्यों कि उनको अपने पिता के प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलना चाहिए। अब वो भाई जिसने अपने माता पिता को अंत तक उसने सब संभाला, सब किया और उसके माता पिता ने इसके लिए विल नहीं बनाया कि उनको पता है अपने बेटी को हमने सब गिफ्ट में दहेज दिया, सब दिया, हमारी बेटी हिस्सा नहीं मांगेंगी। उनको दिमाग में ऐसा होता है हमारे बेटी तो हमारे बेटे से कभी पैसा नहीं मांगेगी। लेकिन ये हिंदू लॉज के चलते ऐसी बेटियां जो है
वो अपने भाई के खिलाफ आती है, कोर्ट में केस खड़ा कर दिए, रिलेशन हमेशा के लिए ख़त्म कर दिए। वो चाहती है कि भाई को हम घर के बाहर निकालें, घर का आधा हिस्सा हमको दे दे भाई, और भाई रास्ते पे आ जाए। तो ये बुरी परिस्थिति आज क्यों आ रही है? बिकॉज ये ऐसे लॉज बने हैं जो फैमिली संगठन बनाने के बजाय उनको विघटन कर रहे हैं। ये बात है। तो ये एक सोचने का विषय